बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की तीन अहम खबरें। इस्लामाबाद में ताकतवर अफसर ने आजम सवाती और सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, इस हवाले से क्या इंकिशाफ हुआ है, इसकी तफसील प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर बनी गाला में ऑपरेशन के हवाले से हसास नोयत की इतलात आ रही हैं और ये इतलात किस नोयत की हैं, इसका भी हाल अहवाल प्रोग्राम में अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर लंदन में शाही महल से बाहर आती हुई मरीम नवाज से कुछ सवालात पूछे गए, उनकी पार्टी में कारकर्दगी के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इसकी कहानी भी आज प्रोग्राम में अपने सुनने वालों को सुनाएंगे। लेकिन राय साहब, खान साहब ने पोस्ट इलेक्शन विक्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ बातें कही हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान का जो पूरा सियासी निज़ाम है या जो सिस्टम इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, सियासत जितनी भी है और जो सियासी बसात बचाई गई है, इसका सारे का सारा दारोमदार और रुख जो है वो बनी गाला और खान साहब के लॉन्ग मार्च के ऐलान और आगे से क्या गुफ्तगू हो रही है उसके ऊपर किया जा रहा है। खान साहब ने कुछ बातें कही कि आर्मी चीफ की तैनाती में नवाज और जरदारी जो है वो शामिल ना हो और लॉन्ग मार्च हर सूरत अक्टूबर में ही होगा, ये भी अबहम जो है उन्होंने दूर कर दिया। खान साहब ये कहते हैं कि हुकूमत में तमाम जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, कौम ने वाजे बता दिया कि इन लोगों को कौम रिजेक्ट कर चुकी है। कराची के इलेक्शन में मैं हारा हूं, पीपल्स पार्टी ने खुलकर धांधली की। सिंध का इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत के पे रोल पर था। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि कराची में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। 3.5 साल कहता रहा कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब मुल्क ऊपर उठ रहा था तो उनको मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। मुल्क में छोटा चोर पकड़ा जाता है। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। मेरे जाने से पहले जब ट्रंप ने ट्वीट की तो मेरा जवाब पढ़ लें। वो उन लोगों की इज्जत करते हैं जो नेशनलिस्ट होते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं। फिर खान साहब, राय साहब ये भी कहते हैं कि जिन हलकों में हमें सबसे कमजोर समझा गया वहां इंतखाबात करवाए गए। इस बार उन्होंने मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया। अपनी कौम, वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। डस्का में री इलेक्शन करवाया गया था। इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करता हूं कि कराची में भी दोबारा री इलेक्शन करवाया जाए, चूंकि आपने खुद भी ये बात मान ली कि वहां पर हालात जो हैं वो क्या हुए। अब ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दिवालिया करके छोड़कर कुछ लोग भाग गए। मैंने और शौकत तरीन ने एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भिजवाया कि मईशत संभाली नहीं जाएगी, ये मुल्क नहीं चलेगा, सोच लें। अच्छा, अब ये लॉन्ग मार्च के हवाले से भी अक्टूबर में ही ऐलान होगा, ये भी खान साहब ने बता दिया। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मईशत ठीक नहीं होगी। और राय साहब, श्रीलंका की बात, 22 करोड़ अवाम सड़कों पर होगी, गारंटी दी जाएगी, सब खान साहब जो है वो बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी, और ये कल मैंने अपने वीलॉग में भी ये बात कही थी, आपने इस प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कस की, और आज इमरान खान साहब ने इसकी कंफर्मेशन भी दी है कि कोई मुज़ाकरात कहीं ना कहीं पसे पर्दा होते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, इसलिए उन पर बात करना जो है अभी वो मुनासिब नहीं है। और फिर नवाज और जरदारी जो है वो 90 की दहाई की सियासत अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनकी सियासत खत्म होगी। आर्मी चीफ की तैनाती पर भी कुछ बातें कही हैं, ये हक किसको है। इस्लामाबाद में एक तैनाती के हवाले से भी बात कही गई। और फिर खान साहब ने ये जो नवाज शरीफ और लंदन में एक खौफ जो छाया हुआ है ना, इसका भी हाल उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम के सामने रखा है कि क्या खौफ है। इस पर भी राय साहब बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आर्मी चीफ की तैनाती और लॉन्ग मार्च की तारीख इसी महीने आ रही है। राय साहब, आपको लगता है कि दोनों साथ साथ चलेंगे और किसी नुक्ते पर आकर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि आर्मी चीफ का नाम आना, नवाज शरीफ का ऐलान करना और फिर साथ ही साथ लॉन्ग मार्च, ये प्रेशर बिल्टअप करेगा और हमें यही इस वक्त इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। जी राय साहब। हाशमी साहब आर्मी चीफ की तैनाती पर बात करते हैं और खान साहब का लॉन्ग मार्च और इसमें आर्मी चीफ की तकर्री की डेट क्यों बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन एक नुक्ता जो आपने नहीं पढ़ा या शायद मीडिया ने भी इसको डाउन प्ले किया, आपके लिए छोड़ दिया मैंने। वो नुक्ता हाशमी साहब जो आपने नहीं पढ़ा वो तो सबसे अहम नुक्ता था।
वो नुक्ता तो ये था कि आजम सवाती को बराना करने वाला ऑफिसर कौन था। खान साहब ने जो इंकशाफ किया, ये मेरा ख्याल है कि खान साहब ने पिछले 4 महीने में, जब से उन्होंने कैंपेन अपनी लॉन्च की है, उस वक्त से खान साहब ने इस तरह से बराह रास्त किसी का जिक्र नहीं किया। और खान साहब ने कहा कि मुझे यह मालूम है कि इस्लामाबाद में एक आदमी है, उसकी तैनाती हुई है, और जब से उसकी तैनाती हुई है उस वक्त से शहबाज गिल, आजम सवाती, इनको बरहना करने के वाकयात हुए हैं, और इसी तरह कुछ सहाफियों को बरहना करने और उनके अगवा के वाकयात भी हुए हैं। फिर खान साहब ने यह इंकशाफ भी किया कि आजम सवाती के घर पर 3 बजे पहले तो पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने जब छापा मारा तो उनको यह हदायत थी कि आजम सवाती को उनके पोते और पोतियों के जो 3-3, 4-4 साल उम्र हैं, उनके सामने मारा पीटा गया। आजम सवाती के जो घरेलू मुलाजमीन थे, उनके सामने मारा पीटा गया। और उसके बाद एजेंसियों ने आजम सवाती को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। अगरचे चैनल्स ने ये अल्फाज नहीं चलाए, बीप लगा दी खान साहब के अल्फाज पर, लेकिन खान साहब के अल्फाज ये थे कि एजेंसियों ने फिर आजम सवाती को मारा पीटा। लेकिन उसके बाद खान साहब ने कहा कि जिनसी तशद्दुद हुआ है आजम सवाती पर, और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि एक आदमी जो कि इस्लामाबाद में तैनात हुआ है, उसके बाद से ये सारे वाकयात हो रहे हैं, और ये आदमी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को खुश करने के लिए कभी सहाफियों को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनवा रहा है और कभी आजम सवाती को। तो खान साहब ने कहा कि मुझे यकीन है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी नहीं पता होगा कि आजम सवाती को किस तरह से बराना करके उन पर जिनसी तशद्दुद किया गया। और फिर खान साहब ने अभी जो इंफॉर्मेशन है इसको थोड़ा सा रोक कर बताया है, क्योंकि अगर आप खान साहब के जुमलों को आपस में मिलाकर सुने, जिस तरह से खान साहब ने कहा कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने, इंसानी हकूक की तंजीमों के सामने, यूरोपीय यूनियन की तंजीमों के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों के सामने ये मामला उठाएंगे, और जिस तरह से खान साहब ने कहा कि हमारे जो सेनेटर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये तशद्दुद वाला मामला उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि इस केस का नोटिस लें, इस मामले का, और ये तयन करें कि आजम सवाती को बरहना करके किसके कहने पर तशद्दुद किया गया और किसने किया। इसका मतलब यह है कि खान साहब के पास बहुत सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। खान साहब ने कहा कि ये जो आदमी है, जिसके मुतल्लिक जाहिर है कि खान साहब को पता होगा, ये इदारों की बदनामी का बायस बन रहा है। इसकी वजह से इदारों के लिए आवाम में मनफी जज्बात पैदा हो सकते हैं। लेकिन हाशमी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की गई है और आलमी इदारों को खतूत लिखने की बात की गई है, इसका मतलब यह है कि खान साहब ने जितनी इंफॉर्मेशन बयान की है, इससे बहुत ज्यादा हसास नोयत की इंफॉर्मेशन शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से और आजम सवाती पर जिनसी तशद्दुद के हवाले से खान साहब के पास मौजूद है। वरना कभी भी खान साहब ये जानते हुए कि एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान के अंदर कितना असर रसूख होता है, वो कभी भी इतनी एग्रेसिव किस्म की स्टेटमेंट कैमरों के सामने ना देते। अच्छा, अब एक तो ये मामला आ गया, अब इस पर यह भी होना चाहिए था कि फौज की जानिब से एक रद्द अमल आता, एक वजाहत आती। ये राना सनाउल्लाह ने अगर ये काम करवाया है, अगर राना सनाउल्लाह ने फौज के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है, तो इसके ऊपर 2-3 तरीके होते हैं आईएसपीआर के पास वजाहत देने के लिए या अपना मौकफ सामने लाने के लिए। एक तो तरीकाकार यह है कि डीजी आईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। एक तरीकाकार यह होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी एक सहाफी से एक ऐसे मामले पर जिसके मुतल्लिक फौज कोई मौकफ देना चाहे तो उसके मुतल्लिक सवाल करवा लिया जाए, या फिर जराए से किसी भी अखबार में खबर लगवा दी जाए या किसी टीवी चैनल के किसी सहाफी को खबर दे दी जाए। तो खान साहब ने इतने संगीन किस्म के जो नुकात बयान किए हैं,
तो इस पर डीजी आईएसपीआर की जानिब से रद्द अमल आना चाहिए था। अगर राना सनाउल्लाह ने फौज का कांधा इस्तेमाल किया है, ये तमाम आजम सवाती वाला मामला या शहबाज गिल वाला मामला, क्योंकि राना सनाउल्लाह से भी कोई बैद नहीं है कि ये सबको पता है कि इनका बैकग्राउंड किस किस्म का है, इनका एक मुजरमाना पूरा बैकग्राउंड है। दूसरी जो आपने बात की कि लॉन्ग मार्च के हवाले से, देखें हाशमी साहब, ये लॉन्ग मार्च एक ऐसे मौके पर आ रहा है कि एक तरफ खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर लिया, दूसरी जानिब नई इस्टेब्लिशमेंट आने वाली है। जाहिर है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह ऐलान कर दिया है कि वो वक्त पर रिटायर हो जाएंगे 29 नवंबर 2022 को। जो नए आर्मी चीफ आएंगे तो इसका मतलब है कि नई इस्टेब्लिशमेंट आएगी। फिर कोई भी जो आर्मी चीफ नया आता है उसके बाद फिर जो प्रमोशंस होती हैं, फिर जो पोस्टिंग्स होती हैं, जो तकर्रुर और तबादले होते हैं, ये नहीं कि वो कोई मेरिट से हटके होते हैं। तमाम ही जाहिर है कि ये आपके मेजर जनरल और फिर जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर आने वाले जो आपके अफसरान होते हैं, इनका जबरदस्त एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, लेकिन अपनी एक लाइनअप बनाई जाती है। फिर ये हर आर्मी चीफ का इस्तेहकाक भी होता है कि वो प्रोफेशनली किस तरह से अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। तो हर आर्मी चीफ अपनी एक नई लाइनअप बनाता है। जनरल राहिल शरीफ ने भी बनाई थी, जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी बनाई, उससे पहले जनरल कियानी ने भी बनाई थी। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्म है मिलिट्री के अंदर, और इस तरह से होता है। तो इसका मतलब यह है कि जब नए आर्मी चीफ चार्ज संभालेंगे तो एक नई एस्टैब्लिशमेंट वजूद में आएगी, जो उसकी मुस्तकिल पॉलिसीज हैं, सियासत पर असरअंदाज होने वाली 75 साल से, वो तो कभी भी तब्दील नहीं हुई और ना ही आगे कोई तब्दील हो सकती हैं। लेकिन उसकी जो आप ये कह लें कि जुज़वक्ती पॉलिसीज हैं, वो अमूमन ये समझा जाता है कि नए आर्मी चीफ के आने के बाद एस्टैब्लिशमेंट की जुज़वक्ती पॉलिसी तब्दील हो सकती है। तो इसलिए हाशमी साहब, ये जो खान साहब का लॉन्ग मार्च है, यानी दो एडवांटेज इस वक्त खान साहब के पास हैं, दो फतह के कार्ड उनके पास हैं। एक तो खान साहब को ये जो उन्होंने क्लीन स्वीप किया है ज़िमनी इलेक्शन में, इसके जो फिगर आए हैं 49 पॉइंट समथिंग, यानी कोई 49.7% इतने वोट लिए हैं तहरीक इंसाफ ने, और 13% वोट लिए हैं मुस्लिम लीग नून ने, यानी 4 गुना कम। वो मुस्लिम लीग नून जिसके प्राइम मिनिस्टर को मुसल्लत किया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, उसकी जमात ने इमरान खान साहब से 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना वोट कम लिए। तो अब इस पूरी सूरत हाल में खान साहब लॉन्ग मार्च का, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ पैगामात मुझे भिजवाए गए हैं और कुछ बैक चैनल से कुछ हमने भी पैगामात भिजवाए हैं। जाहिर है कि खान साहब का तो सिर्फ एक पैगाम है कि नया इलेक्शन आप करवाएं। खान साहब का यह पैगाम नहीं है कि इनको हटा के आप मुझे बराह रास्त कोई प्राइम मिनिस्टर बना दें। खान साहब का पैगाम सिर्फ यह है कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन के नतीजे में ये आ जाएं या हम आ जाएं, उसको फिर मैंडेट है उसके पास कि वो हुकूमत करे। अब खान साहब ये भी कहते हैं लॉन्ग मार्च से रिलेटेड कि नए आर्मी चीफ की तकर्री में आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ का किरदार नहीं होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ का किरदार इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो अदालतों से मफरूर और इश्तिहारी करार पाए हैं, मुजरिम करार पाए हैं। फिर उन्होंने जनरल बाजवा, पूरी आपकी फौजी क्यादत, पूरी रियासत के खिलाफ किस किस्म की जहरीली कैंपेन चलाई। आसिफ अली जरदारी के ऊपर हम सबको पता है कि फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, फिर एक डील के तहत उनको रिलीफ मिल गया। तो वो कहते हैं कि एक मैंडेट वाली हुकूमत को यह अख्तियार हासिल है कि वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करे। वो ये नहीं कहते कि किसी जनरल पर उनको एतराज है, कि किसी जनरल को लगाए जाने पर, ये जो आपके 6 सीनियर तरीन जनरल हैं, जनरल फैज हमीद को तो आप माइनस कर दें, जाहिर है कि उनको तो किसी सूरत भी आर्मी चीफ नहीं बनाया जाएगा। तो बाकी जो आपके 5 जनरल्स हैं, और जरूरी नहीं कि यही 5 जनरल्स हो, 1 2 3 सीनियरिटी लिस्ट ऊपर भी जा सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि 2-3 मजीद जनरल्स के नाम GHQ भेजे। इनमें से किसी जनरल के नाम पर खान साहब को एतराज नहीं है, यह समझने वाली बात है। खान साहब को एतराज है आर्मी चीफ लगाने वालों पर, क्योंकि उनके पास मैंडेट नहीं है, उनके पास जाली मैंडेट है। तो इसलिए खान साहब बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत कैलकुलेशन के साथ देखेंगे। जिस तरह खान साहब ने कहा कि मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा, इदारों के पास 3-4 दिन है,
इन 3-4 दिनों के अंदर यह फैसला करें अगले इलेक्शन के हवाले से। और अब एस्टैब्लिशमेंट के लिए यह फैसला करना आसान इसलिए हो गया है कि मुस्लिम लीग नून के करीबी दानिश्वर, मुस्लिम लीग नून के करीबी सहाफी भी अब यह कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और अब यह जो निजाम एक जाली मुसल्लत किया गया था इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अच्छा, हो सकता है जनरल बाजवा के दौरे हुकूमत जो उनका एक टेन्योर रह गया है 29 नवंबर 2022 तक, ये तकरीबन कुछ सवा महीना रह गया है, तो उस वक्त तक तो हो सकता है कि यह निजाम को जबरदस्ती चलाया जा सके। लेकिन जो भी नई एस्टैब्लिशमेंट आएगी वो तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि मुल्क की सबसे जो गैर मकबूल जमात है उसके मुकाबले में एक तरफ मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है, तो वो गैर मकबूल कुव्वतों को किसी भी तरह से कोई ऐसे इकदाम करें कि उनको कुछ सपोर्ट मिले और वो निजाम कायम रहे। तो इसलिए खान साहब, जो कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब ने थोड़ा सा डिले किया है, एक तो खान साहब इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब खान साहब का आप ये कह लें कि हाथ और ऊपर आ गया, खान साहब के पास तुर्क का एक और पत्ता आ गया क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के पास ऑप्शंस महदूद हो गए हैं। तो इस वजह से अब खान साहब नए आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर जो उनकी एक तजवीज है उसमें भी वजन आ गया ज्यादा, उसमें ज्यादा खान साहब अब इन्फोर्स कर सकते हैं, खान साहब ज्यादा आप ये कह लें कि ज्यादा कुव्वत के साथ ये मामला अब सामने रख सकते हैं और टेबल के ऊपर जो ऑप्शंस हैं अब वो खान साहब ने रखने हैं। यानी पहले दूसरी तरफ से ऑप्शंस रखे जाते थे और ये कहा जाता था कि जी ये 2-3 ऑप्शंस हैं, आपने इनमें से एक चूज करना है। अब खान साहब के पास ये अख्तियार आ गया है कि वो रखें ऑप्शंस और फिर ये कहें कि अब आपने इनमें से एक ऑप्शन इस्तेमाल करना है। अब हाशमी साहब, खान साहब के कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि जिस तरह से लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं, खान साहब को पता है कि इस्लामाबाद की जानिब जो लॉन्ग मार्च की मैं कॉल दूंगा, केपी में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, इस पूरी सूरत में फौज कभी भी सामने नहीं आएगी इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, अपने लोगों पर वो गोलियां नहीं चलाएगी। खास तौर पर जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट भी करीब है तो जनरल बाजवा कभी भी किसी बिटर नोट के ऊपर कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इस तरह के बिटर नोट पे जाएं जहां उनको इस तरह से बाद में याद किया जाए कि कोई आखिरी उनके महीनों में फौज को इस तरह से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तो केपी से और पंजाब से लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद आ जाएंगे और फिर जब इस्लामाबाद आ जाएंगे तो खान साहब ने अभी वार्न किया है कि अभी हमारी जो जिद्दोजहद है वो इसलिए पुरअमन है कि हम एक मुनज़्ज़म तरीके से लोगों को एहतजाज के लिए इकट्ठा करते हैं और फिर उनको वापस घरों में ले जाते हैं। यही कर रहे हैं खान साहब, बहुत बड़े मैसिव लेवल पर जलसे होते हैं और खान साहब फिर वो लोग अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन जब एक मर्तबा इस्लामाबाद में लोग आ गए लाखों की तादाद में, इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ ने 2018 में जीती थी, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा मैंडेट है इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का अपना और कितने सपोर्टर सिर्फ इस्लामाबाद से इस लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आ जाएंगे। तो फिर किसी इदारे के लिए इस सूरत हाल को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। और जब इदारों की बात की जाती है तो खान साहब कहते हैं कि फौज के लिए भी इस सिचुएशन को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर खान साहब ने यह भी बात की कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि हम और इदारे आमने सामने आए, मैं हमेशा अपनी फौज को मजबूत देखना चाहता हूं, मैं इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता हूं। अब अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि वो सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी जानिब है। अब एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि खान साहब ने जो इतने ज्यादा ये नुकात बयान करके बता भी दिया कि वो तसादुम नहीं चाहते, तो वो फौज को राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना होने दें। राज साहब, अब ये बनीगाला में ऑपरेशन के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं आपके शहर के अंदर और फिर एक वीडियो भी वायरल हो रही है और उस वीडियो के अंदर एक बाकायदा मीटिंग कॉल की गई थी इस्लामाबाद के चीफ, जो पुलिस चीफ है, उनकी तरफ से, और तैयारियां हो रही हैं कि किस तरह निपटना है, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी और फिर करोड़ों रुपया ग्रांट भी, आप इससे पहले भी हम रिपोर्ट कर चुके हैं, वो जारी किया गया है कि लॉन्ग मार्च को किस तरह रोकना है। एक बयान जारी किया गया है राना सनाउल्लाह की तरफ से और वो ये कहते हैं
कि जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर दें। फिर मरीम औरंगजेब ने भी ये कहा कि 6 सीटें जीतने का मतलब हरगिज नहीं है कि आप इस्लामाबाद का मुहासरा कर लें। तो राजा साहब, ये जो कहा जा रहा है कि कोई ऑपरेशन हो सकता है, ये क्या ऑपरेशन है? कौन तैयारी कर रहा है? राना सनाउल्लाह की के अलावा कौन तैयारी कर रहा है? देखें हाशमी साहब, एक तो ये जानबूझ के एक ग्राउंड बनाया गया है। पहले तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट ये आया कि बनी गाला के अतराफ कुछ मशकूक किरदार मौजूद हैं और इन मशकूक किरदारों के खिलाफ हमने कार्रवाई करनी है। ये पुलिस का एक रवायती वतीरा होता है। जब उनको कहीं से डायरेक्टिव्स आ जाएं, कहीं वजारत दाखिला से हदायत आ जाएं कि ये ऑपरेशन करना है, तो वो इस किस्म का ग्राउंड बनाते हैं। उसके बाद ये कहा गया कि बनी गाला में हमें धरने के हवाले से कुछ इतलात मिली हैं कि यहां से कुछ लोग निकलेंगे जो कि धरने में शरीक होंगे, तो हम एक एएसपी वहां पर और तैनात कर रहे हैं। यानी ये भी बाकायदा एक स्टेटमेंट की शक्ल में सामने आया। अब हाशमी साहब, चूंकि इमरान खान साहब ने चंद दिन के अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और राना सनाउल्लाह का भी एक क्लिप इस वक्त बड़ा वायरल हो रहा है, जो कि एक प्रोग्राम में उन्होंने बात की कि हमने प्लान ये बनाया हुआ है कि हमने तहरीक इंसाफ के लोगों को लिटाकर जूते मारने। अब हाशमी साहब, ये लफ्ज नहीं किधर है इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट? वो ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने। खास जो पीटीआई के लोग हैं ना, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। कम से कम मैं तो नहीं वो इस्तेमाल करता, इसलिए कि ये लफ्ज तो इसहाक डार ने भी इस्तेमाल किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो वो ये मैंने तो एक क्लिप उनका जो देखा है हम न्यूज के ऊपर, कि उल्टा लटाकर वो लफ्ज इस्तेमाल किया कि इन्हें जहां नजर आए उल्टा लटा के मारो। तो अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कहां हैं? ये पीटीआई के सपोर्टर्स क्या पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तानी अब शहरी नहीं है? ये क्या कोई भारतीय शहरी हैं, इजरायली शहरी हैं? पाकिस्तान के रियासती इदारे कहां पे हैं जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम इनको उल्टा लटका के मारेंगे और जूते मारेंगे इनको? इसके ऊपर तो राना सनाउल्लाह पर एक केस होना चाहिए। दूसरा हाशमी साहब, इसमें ये जो कहते हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई, इमरान खान साहब के पास 181 नशिस्तें थी कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ की और उनकी इत्तेहादियों की मिलाकर। तो उस वक्त ये फजलुर रहमान, जिनकी पूरी एमएमए की 15 पूरी एमएमए की कुल मिलाकर 15 नशिस्तें थी, तो वो धरना लेकर इस्लामाबाद आ गए थे। तो उनको इस्लामाबाद में धरने की किसने इजाजत दी थी? और ऐसी तंजीम को लेकर अपने साथ आ गए थे जो फौजी मशकें करती है, जिसने वीडियोस जारी की थी कि वो किस तरह से लड़ाई करने की माहिर है और किस तरह से पुरतशद्दुद हालात में वो लड़ने की माहिर है। तो उनको लेकर आ गए थे। तो उस वक्त किसने चढ़ाई की थी? खान साहब तो कोई चढ़ाई नहीं कर रहे। फिर ये जो पूरी पीडीएम ने आना था, यानी पीडीएम की नशिस्तें तो कम थी पूरी, अगर इस पीडीएम की नशिस्तें मिला ली जाएं तो इमरान खान साहब और उनके इत्तेहादियों से कम थी। तो ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, वो जिसमें मरियम नवाज ने यह कहा था कि आर या पार होगा, वो तो लाहौर का जलसा इनका बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। उसकी वजह से इन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं किया। तो हलाल और हराम लॉन्ग मार्च होता है ना, वो इनका तो खान साहब को तो खौफ नहीं था। खान साहब को तो खौफ नहीं था। खान साहब ने तो कहा था कि आए, मैं इनको कंटेनर भी दूंगा, खाना भी फराम करूंगा। फजलुर रहमान का जो धरना था उसके मुतल्लिक बड़ी सेंसिटिव रिपोर्ट्स थी, मजहब कार्ड भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन खान साहब ने उस धरने को नहीं रोका। फिर बिलावल भुट्टो जो एक जलसी लेके आए थे लॉन्ग मार्च के नाम पर, रेड जोन में 3000 लोग लेकर, जिसमें पुलिस एहलकार भी, सिंध पुलिस के 1000 एहलकार भी शामिल थे, तो खान साहब ने तो नहीं रोका। वो तो बिलावल भुट्टो खुद लोग नहीं लेके आ सके। लेकिन अब खान साहब को ये जो रोकने की बात कर रहे हैं तशद्दुद के जरिए, ये इस वजह से कर रहे हैं कि इस वक्त जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, आईएसआई है, आपकी आईबी है, जितनी सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी रिपोर्ट्स ये हैं, और जाहिर है कि ये एविडेंट भी हैं। ये कोई ऐसी सीक्रेट नहीं है कि आम शख्स को पता ना हो कि जिस तरह से खान साहब ने क्लीन स्वीप किया, जिस तरह से लोग उनके जलसों में आ रहे हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद आ जाएंगे कि इस हुकूमत का बचना नामुमकिन हो जाएगा। और अब खान साहब के लिए ये मैटर ऑफ सर्वाइवल इसलिए है कि खान साहब जब लॉन्ग मार्च ये करेंगे तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि 29 नवंबर की तकर्री से पहले वो इस हुकूमत को गिरा दें, क्योंकि 29 नवंबर की तकर्री पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत ज्यादा अहम है।
तो खान साहब की पूरी कोशिश होगी कि वो 29 नवंबर की तकर्री से पहले इस हुकूमत को गिरा दें। इसीलिए ये शरीफ खानदान की जानिब से भी बार बार इस तरह की एक ख्वाहिश का भी इजहार किया जा रहा है कि नए आर्मी चीफ का नाम अभी ऐलान उसका कर दिया जाए, नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान अभी फौरन कर दिया जाए। लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जाहिर है कि इसके ऊपर रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि यह कभी भी नहीं होता कि आप 1.25 महीने पहले नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान कर दें। तो यह असल में तकलीफ है। और अब बनी गाला से इस किस्म की फुटेजेस भी आई हैं जहां इन्होंने पुलिस को, लोगों को हिरासा करने के लिए पुलिस के एहलकार वगैरह भेजे हैं। लेकिन जैसे यह खबर चली है उस वक्त भी जो पीटीआई के कारकुन थे बड़ी तादाद में बनी गाला पहुंचे हैं। तो ये इसी तरह आंख मचोली खेलते रहेंगे और कोशिश इनकी ये होगी कि पीटीआई की क्यादत को नजरबंद कर दें या गिरफ्तार कर दें इस लॉन्ग मार्च को किसी सूरत रोकने के लिए। लेकिन हाशमी साहब ये मूव भी बैकफायर कर देगा, क्योंकि अब तो ये हालत है कि अगर इन्होंने कहीं गिरफ्तार करके पीटीआई के लीडर्स को रखा तो अवाम वहां पे धावा बोल देंगे, अवाम वहां की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ये चाहते हैं कि इस तरह दफातर पर, थानों पर और इस तरह की जगहों पर हमले हों। इसलिए खान साहब वार्न कर रहे हैं कि श्रीलंका की आबादी तो 2.5 करोड़ थी, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। तो यहां पर जब लोग निकलेंगे तो आप कैसे संभालेंगे, कौन सा इदारा रोक सकेगा इनको। तो इसलिए इस पूरी सूरत-ए-हाल में खान साहब ने यह भी कहा कि 22 करोड़ अवाम ने यहां रहना है, एस्टैब्लिशमेंट का स्टेक्स जो है वो इस मुल्क के अंदर है, हमारे पाक फौज के जवानों के स्टेक्स इस मुल्क के अंदर है। ये जो शरीफ माफिया है और जरदारी माफिया है, जिनको अदालतों ने माफिया कहा, इन्होंने तो भाग जाना है, फरार हो जाना है। ये तो यहां पर रहते ही नहीं है, कभी कभार पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं, ये तो बैरून मुल्क ही होते हैं। राय साहब एक तो सवाल, इसलिए इदारों एक को सवाल इस सूरत-ए-हाल का नोटिस लेना चाहिए। एक सवाल ये है कि जब खान साहब इस्लामाबाद आ गए तो फिर ये शिकायत लगाने किसको जाएंगे, क्या कहेंगे राना सनाउल्लाह, क्योंकि इनके हाथ से तो चीजें निकल जाएंगी। फिर किसको कहा जाएगा कि इनको रोक लो और मुज़ाकरात, फिर भी तो मुज़ाकरात करनी है, अब क्यों नहीं कर लेते, क्या खौफ क्या इन्हें मुज़ाकरात ना करने का। और जो हुकूमती इत्तेहाद उन्होंने कह दिया है कि जनाब ये खबरें चल रही हैं कि हम इलेक्शन को अपने वक्त पे करवाएंगे और किसी जत्थे, और जो पाकिस्तान की आवाम को उन्होंने जत्थे कह दिया है कि इनके चक्कर में आकर हमने ऐलान जो है नहीं करना। हाशमी साहब किस बात पर मुज़ाकरात करेगी ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत? क्या ये इलेक्शन पर मुज़ाकरात करेंगे? अगर ये इलेक्शन पर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं तो ये तो अपने सियासी डेथ वारंट पर साइन कर देंगे। इनको पता है कि अगर इलेक्शन पर हम राजी हो जाते हैं फौरन, तो फिर तो इसका मतलब है कि खान साहब तो 3/4 अक्सरियत से ज्यादा वोट लेकर आ जाएंगे। खान साहब को जो छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस पिछली हुकूमत में करने पड़े एमक्यूएम के साथ, काफ लीग के साथ, वो समझौते भी नहीं करने पड़ेंगे। एहतसाब का अमल भी आगे चल जाएगा। हो सकता है कोई हाइब्रिड निजाम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर खान साहब लंबा हाइब्रिड निजाम 10 साल तक का वो भी तश्कील पा जाए। अगर खान साहब के पास इतनी बड़ी ओवरवेलमिंग 3/4 से भी ज्यादा अक्सरियत होगी, तो ये तो अपने सियासी डेथ वारंट पर दस्तखत करेंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि बेशक तशद्दुद की सूरत-ए-हाल पैदा हो, बेशक रियासत को आग लग जाए, रियासती मफादात मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज हो जाएं, लेकिन किसी तरीके से इनकी ये जाली हुकूमत कायम रहे। लेकिन हाशमी साहब ये बताएं कि एक फुटेज देखी हमने इलेक्शन में क्लीन स्वीप होने के बाद, जो लंदन में एक सोग का और एक हू का आलम था और बिल्कुल लग रहा था मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज कहीं गायब हो गए हैं, कोई ट्वीट भी नहीं आ रहे थे, पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं थी। तो अभी एक फुटेज देखी है जिसमें मरियम नवाज बाहर निकली हैं। अगरचे वहां पे ज्यादातर सहाफी, उनके सवालों से तो यही लगता है कि ये कोई फिक्स मैच खेलते हैं मियां नवाज शरीफ से, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ सीन क्रिएट हुआ है और कुछ सवाल उनसे किया गया, लेकिन कोई जवाब वगैरह उन्होंने नहीं दिया। क्या हुआ वहां पे? राज साहब, मसला यहां पर यह बना हुआ है कि जवाब क्या दिया जाए। जब आपके मुल्क का वज़ीर दाखिला, जो फैसलाबाद में बदतरीन शिकस्त हुई है, वो ये कहे कि इसकी बुनियादी वजह इजाफी बिलों बनी, जो बिजली के बिल जो इजाफी आ रहे हैं, इस वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, उनके पास क्या जवाब होगा। ये वीडियो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और जो सवाल वहां पर पूछा गया एक सहाफ़ी की तरफ से, और ये इनके मनपसंद चैनल का ही सहाफ़ी था, और उसने पूछा कि आपकी जो ज़िमनी इंतखाब में बुरी तरह जो शिकस्त हुई, इस पर आप क्या कोई तबसरा करेंगी।
तो इस पर मरीम नवाज ने कहा कि इलेक्शन के बारे में आराम से बैठकर बताएंगे। अब ये राय साहब क्या बताएंगे, क्या हुआ पिछले 2 दिनों से, जब से कल जब ये इंतखाब का रिजल्ट आए हैं तो आपने कहा जी शोक का आलम है, मातम बिछा हुआ था और बकायदा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। नवाज शरीफ साहब ने जो अल्फाज उनके थे, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में जिसका नामो निशान नहीं है एक सीट निकाल सकती है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसका अपना गढ़ है, अपना पंजाब है, उसे यहां से स्वीप करना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। अब मसला यहां पर यह आया है कि बहुत सारे लोग जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जो मरीम नवाज की लंदन यात्रा है इसे बुनियाद बना रहे हैं कि इनको जाकर लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए था, कंपेन्स करनी चाहिए थी। जहां पर इमरान खान 50-50 जलसे कर रहे थे, कम से कम इन हलकों में तो इलेक्शन कंपेन की जा सकती थी, लोगों को इकट्ठा किया जा सकता था, लेकिन इनके लोग ये तो हाशमी साहब ऐसे ही एक जाली बयानियां है। वो मरियम नवाज ने पहले भी कैंपेन की थी जो पंजाब का जिमनी इलेक्शन था, लेकिन ऐसा उसके क्या नतायज आए थे? लेकिन करनी तो इन्होंने नहीं है ना। कोई अमेरिका का सदर जो बाइडेन आकर तो पाकिस्तान में कैंपेन नहीं करेगा इनके लिए, फेस सेविंग के लिए, ये तो फिर कौन करेगा? ये जाली बयानियां बनाते रहते हैं। चले जाली सही, जैसे मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक बयानियां बनाते रहते। बिल्कुल ठीक है, जाली सही, लेकिन कंपेन तो यार शहबाज शरीफ तो नहीं कर सकते थे, मरियम ने करनी थी। मरियम लंदन यात्रा, और जिन लोगों ने हार का जो मलबा है ना वो मरियम पे डाल रहे हैं जो पाकिस्तान में थे, चूंकि नवाज शरीफ ने तो पूछना था कि कभी हुआ क्या है। तो अलबत्ता हालात अच्छे नहीं है लंदन में, और नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस जाएं ना जाएं, अब तो लोग यहां पर ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आए तो अपनी पार्टी पर जो है ना वो फिर फातिहा पढ़ लें, क्योंकि इनकी सियासत जो है वो शायद अब बंद गली में दाखिल हो जाएगी। आपके पास रिजल्ट्स ही आ रहे हैं, और अगर एक इंतखाब हुआ और नवाज शरीफ पाकिस्तान में ना हुए तो क्या होगा राय साहब, सफाया हो जाएगा, पार्टी का नामो निशान नहीं होगा। और एक इलेक्शन कोई जमात पीछे चली जाती है तो फिर आपको पता है कि फिर आपको रात की तारीकी में किसी से मिलना पड़ता है और मिलकर अपनी हुकूमत जो है वो बनानी पड़ती है। तो ये इस वक्त जो है वो लंदन की सिचुएशन है। अब देखना ये है कि एक आधे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है मरीम नवाज की, क्या उसमें उज़र पेश करेंगी और क्या बताएंगी कि कहाँ कहाँ वो शॉपिंग में मसरूफ थी जो पाकिस्तान में हार हुई, जिस वजह से वो पार्टी पर तवज्जो नहीं दे सकी। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।